आज हमारे पास यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए एक खास लेक्चर है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह का। हाँ, और विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। बिल्कुल। और जब हम ये शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में अक्सर स्कूल की किताबें, नक्शे और वो देशों की राजधानियां याद आती हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन ये लेक्चर बताता है कि भूगोल उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक जासूसी कहानी की तरह है, मुझे तो ऐसा लगा। जासूसी कहानी, वाह, ये तो एक दिलचस्प एंगल है ना। हमारा सवाल है, हमारी ये जो दुनिया है, इसका चेहरा ऐसा क्यों है? मतलब कौन सी ताकतें हैं जो पहाड़ों को खड़ा करती हैं और मैदानों को समतल? और इस पूरी कहानी में हम, मतलब इंसान, हमारा किरदार क्या है? हीरो, विलन या क्या कुछ और? तो आज का मिशन है इस लेक्चर के कोड को क्रैक करना, इसके सबसे जरूरी आइडियाज को समझना, ताकि वो सिर्फ याद ना हो बल्कि महसूस भी हो। चलिए फिर इस जासूसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत होती है भूगोल को देखने के दो अलग अलग लेंस से। ये ऐसा है जैसे हम एक ही दुनिया को दो नजरियों से देख रहे हों। ठीक है। एक है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। मुझे तो ये किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसा लगा। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल सही। फिजिकल ज्योग्राफी धरती का हार्डवेयर ही है, वो सब कुछ जो प्रकृति ने बनाया है, जो इंसानों के आने से पहले से था। एग्जैक्टली। लेक्चर के मुताबिक इस हार्डवेयर के तीन मुख्य हिस्से हैं। पहला है भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें हम जमीन के आकार की कहानी पढ़ते हैं। मतलब सोचिए, हिमालय इतना ऊंचा क्यों है और अरावली इतना घिसा हुआ क्यों? अच्छा। ये सवाल जियोमॉर्फोलॉजी पूछता है, और यह धरती की सबसे ऊपरी परत लिथोस्फीयर से जुड़ा है। और बाकी दो इससे? दूसरा है जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी, जो हमारे एटमॉस्फेयर यानी हवा और मौसम का अध्ययन है। जैसे भारत का मॉनसून। बिल्कुल, मॉनसून क्यों आता है, रेगिस्तान क्यों बनते हैं, इन सब का जवाब क्लाइमेटोलॉजी में है। और तीसरा है समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी। ये हाइड्रोस्फीयर यानी धरती के पानी का विज्ञान है। समुद्र की लहरें, धाराएं। हाँ, और समुद्र के नीचे की दुनिया। तो कुल मिलाकर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों मिलकर धरती का फिजिकल स्टेज तैयार करते हैं। और इस स्टेज पर एक्टर्स हैं हम इंसान। और यहीं से मानव भूगोल यानी धरती के सॉफ्टवेयर की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल सही। मानव भूगोल वो सब कुछ है जो इंसानों ने इस हार्डवेयर पर बनाया या बदला है। लेक्चर में इसे एक बहुत अच्छा शब्द दिया गया है, मानव परिदृश्य, ह्यूमन लैंडस्केप। इसकी भी कई शाखाएं हैं, जैसे डेमोग्राफी, जो आबादी का हिसाब किताब रखती है, कहाँ कितने लोग हैं, क्यों है। हाँ, फिर है कल्चरल ज्योग्राफी, जो देखती है कि अलग अलग जगहों पर लोगों की भाषा, धर्म, पहनावा, ये सब कैसे विकसित हुआ। और जाहिर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी होगी, मतलब पैसे और संसाधनों की बात। हाँ, आर्थिक भूगोल में हम देखते हैं कि कहीं खेती क्यों होती है, तो कहीं इंडस्ट्री क्यों लगती है। और आखिर में सेटलमेंट ज्योग्राफी, जो हमारे गांव, कस्बे और शहरों के बसने की कहानी बताती है। ठीक है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात होती है। लेक्चर के अनुसार जब ये सभी चीजें, लोग, उनकी संस्कृति, उनके काम धंधे और उनके घर, एक जगह पर मिलकर एक खास पहचान बना लेते हैं, तो उसे क्षेत्र यानी रीजन कहते हैं। अच्छा, और इसी क्षेत्र से क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म की भावना पैदा होती है। जैसे भारत में हम देखते हैं गोरखालैंड या विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग। क्या ये इसी भौगोलिक पहचान से जुड़ी है? बिल्कुल। ये अपने क्षेत्र की जो यूनिक आइडेंटिटी है ना, उससे जुड़ाव की एक बहुत शक्तिशाली भावना है। तो आप देख सकते हैं, भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों का अध्ययन नहीं है, ये हमारी पहचान और हमारी राजनीति को भी आकार देता है। ये तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कहानी हुई, लेकिन लेक्चर में एक पॉइंट आता है जहां ये सॉफ्टवेयर, मतलब हम इंसान, हार्डवेयर को करप्ट करना शुरू कर देते हैं। यहीं से कहानी में एक बड़ा टकराव शुरू होता है ना? इंसान बनाम प्रकृति। हाँ, और ये इस लेक्चर का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। 17वीं सदी और औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया में एक नया विचार बहुत ताकतवर हुआ। क्या था वो? उसे लेक्चर में मानव केंद्रितवाद या एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब था, इस दुनिया के केंद्र में इंसान है। प्रकृति सिर्फ एक संसाधन है जिसका इस्तेमाल इंसानी जरूरतों और तरक्की के लिए किया जाना चाहिए। मैन इज द मास्टर ऑफ नेचर वाला आइडिया। हमने नदियों पे बांध बनाए, जंगल काटे, जमीन से खनिज निकाले, ये सोचे बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। और अंजाम हम आज देख रहे हैं, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों का विलुप्त होना। लेक्चर में इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है, पर्यावरण की वहन क्षमता
यानी कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब हर सिस्टम की एक सीमा होती है कि वो कितना बोझ सह सकता है। जब हमने वो सीमा पार कर दी तो सिस्टम ने जवाब देना शुरू कर दिया। और ये जवाब हमें आपदाओं के रूप में दिखता है, जैसे जोशीमठ का धंसना या मुंबई और चेन्नई में जो भयानक बाढ़ आती है। क्या ये प्रकृति का रिटैरिएट करने का तरीका है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, लेक्चर में होमियोस्टेसिस का जिक्र है, जो एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे अपने शरीर के तापमान की तरह समझिए। जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना आकर शरीर को ठंडा करता है ना? हाँ। ये शरीर का होमियोस्टेसिस है। वैसे ही जब धरती पर इंसानी गतिविधियों का बोझ बहुत बढ़ जाता है तो वो बाढ़, सूखा या महामारी जैसी चीजों से अपना संतुलन वापस पाने की कोशिश करती है। ये उसका, कह सकते हैं, रिटेलिएट करने का तरीका है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें विकास रोक देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार आता है। ये विचार भूगोल की इसी गहरी समझ से निकला है कि विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल, ताकि दोनों साथ साथ चल सकें। आपने इंसान और पर्यावरण के टकराव की बात की और कैसे पर्यावरण रिटेलिएट करता है। ये मुझे धरती की भौतिक शक्तियों पर ले आता है। आखिर ये पहाड़, पठार और घाटियां बनती कैसे हैं? चलिए लेक्चर के जियोमॉर्फोलॉजी वाले हिस्से में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ, जरूर। इसमें कुछ शब्द है। भू आकृति मतलब लैंडफॉर्म, फिर उच्चावच यानी रिलीफ, स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी और परिदृश्य लैंडस्केप। ये सुनने में काफी मिलते जुलते हैं। हाँ, इनमें बारीक अंतर है और इसे समझना जरूरी है। चलिए इसे एक पिरामिड की तरह समझते हैं। ठीक है। पिरामिड के सबसे निचले और सबसे छोटे हिस्से में है भू आकृति, लैंडफॉर्म। ये एक अकेली पहचानी जा सकने वाली संरचना है, जैसे नंदा देवी का पहाड़ एक लैंडफॉर्म है, या गंगा नदी की घाटी। बिल्कुल। अब एक लेवल ऊपर आते हैं तो हमें मिलता है उच्चावच, रिलीफ। ये किसी लैंडफॉर्म की ऊंचाई को बताता है। ये दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट रिलीफ जो समुद्र तल से नापा जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, और दूसरा है रिलेटिव रिलीफ जो आसपास की सबसे निचली जगह से नापा जाता है। अच्छा। पिरामिड में और ऊपर चलें तो आता है स्थलाकृति, टोपोग्राफी, या किसी बड़े इलाके में ऊंचाई के उतार चढ़ाव को दिखाता है। जैसे हम कहते हैं कि गंगा के मैदानों की टोपोग्राफी फ्लैट है, मतलब वहाँ ऊंचाई में ज्यादा बदलाव नहीं है। सही कहा। वहीं हिमालय के टोपोग्राफी बहुत रग्ड है, यानी बहुत ऊंची नीची है। और पिरामिड के टॉप पे क्या है? टॉप पर है परिदृश्य, लैंडस्केप। यह एक बहुत बड़ा इलाका होता है जिसमें कई तरह के लैंडफॉर्म्स और टोपोग्राफी शामिल होती हैं, जैसे पूरा हिमालयी परिदृश्य जिसमें ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, ग्लेशियर्स, नदियां, सब कुछ आ जाता है। वाह, ये तो एकदम क्लियर हो गया। तो अब बड़ा सवाल ये है कि धरती पर इतनी अलग-अलग तरह की जमीनी आकृतियां हैं क्यों? कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं सपाट मैदान। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके लिए लेक्चर में 2 सुनहरे नियम बताए गए हैं। जी। ये जियोमॉर्फोलॉजी के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं। बताइए। पहला नियम है, लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। यानी कोई भी भू आकृति 3 चीजों का नतीजा है। स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। हाँ। स्ट्रक्चर यानी वो किस तरह की चट्टान से बनी है, नर्म या कठोर। प्रोसेस यानी उस पर कौन सी ताकत काम कर रही है, नदी, हवा, ग्लेशियर। और टाइम यानी ये प्रक्रिया कितने समय से चल रही है। क्या इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, भारत से ही? जरूर। हिमालय और अरावली को देखिए। हिमालय का स्ट्रक्चर नर्म सेडिमेंट्री चट्टानों का है। ये अभी भी बन रहा है, यानी टाइम के स्केल पर युवा है। और प्रोसेस? इस पर ग्लेशियर और तेज नदियों का प्रोसेस काम कर रहा है। नतीजा, नुकीली चोटियां और गहरी वी आकार की घाटियां। और अरावली? वहीं अरावली का स्ट्रक्चर बहुत कठोर चट्टानों का है। ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से है, मतलब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और लाखों सालों से हवा और पानी का प्रोसेस इसे घिस रहा है। नतीजा, गोलाकार, कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां। कमाल है। मतलब एक ही देश में, लेकिन तीनों फैक्टर अलग होने से जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा नियम आता है। अच्छा। भू आकृति धरती के अंदर की ताकतों यानी एंडोजेनेटिक फोर्सेस और बाहर की ताकतों यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बीच एक लगातार चलने वाली प्रतियोगिता का नतीजा है। एक कुश्ती जैसी। हाँ, एक तरह की अनंत कुश्ती।
अंदर की ताकतें जैसे ज्वालामुखी और प्लेट टेक्टोनिक्स जमीन को ऊपर उठाकर पहाड़ और पठार बनाती हैं। ये कंस्ट्रक्टिव फोर्स हैं। और बाहर की ताकतें? वहीं बाहर की ताकतें जैसे नदी, हवा, सूरज की गर्मी उस उठी हुई जमीन को लगातार काट छाट कर, तोड़ फोड़ कर समतल करने की कोशिश करती हैं। ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स हैं। तो हमारी धरती का चेहरा इसी कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के अंतहीन खेल का परिणाम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हर यूपीएससी उम्मीदवार के मन में होगा। इस ज्ञान को परीक्षा में कैसे इस्तेमाल करें? इससे सवाल कैसे बन सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल है। चलिए लेक्चर की सामग्री के आधार पर ही कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स की बात करते हैं। हाँ, जहां ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। एक सवाल बन सकता है, प्रश्न निम्नलिखित में से किसे प्रथम श्रेणी की भू आकृति माना जाता है? ए हिमालय पर्वत, बी तिब्बत का पठार, सी प्रशांत महासागर, डी गंगा का मैदान। यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। प्रथम श्रेणी मतलब सबसे बेसिक, सबसे बड़ा विभाजन। पहाड़ और मैदान तो महाद्वीपों के ऊपर बने हैं, तो इसका मतलब सही उत्तर सी प्रशांत महासागर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स और महासागर ओशंस ही धरती का सबसे पहला और बड़ा विभाजन है। बिल्कुल सही, यही लॉजिक है। अब मुख्य परीक्षा यानी मेंस की शैली का एक वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं। ठीक है। प्रश्न हो सकता है, प्रश्न भू आकृति, संरचना, प्रक्रिया और समय का प्रतिफल है। इस कथन की व्याख्या करें और उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं कि ये कारक पृथ्वी की सतह पर विविधता कैसे उत्पन्न करते हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए उम्मीदवार को सिर्फ परिभाषा नहीं लिखनी होगी, बल्कि उसे समझाना होगा कि ये तीनों चीजें मिलकर कैसे काम करती हैं। हाँ, एक अच्छे जवाब की रूपरेखा कुछ ऐसी होगी। सबसे पहले आप तीनों शब्दों संरचना, प्रक्रिया और समय को परिभाषित करें। ठीक है। फिर एक पैराग्राफ संरचना को समर्पित करें और उदाहरण दें कि कैसे कठोर और नरम चट्टानें अलग अलग लैंडफॉर्म बनाती हैं। फिर प्रक्रिया पर आएं और बताएं कि कैसे नदी वी आकार की घाटी बनाती है जबकि ग्लेशियर यू आकार की। और अंत में समय के महत्व को हिमालय और अरावली के उदाहरण से समझाएं। एग्जैक्टली। इस तरह से उत्तर कॉम्प्रिहेंसिव और उदाहरणों से भरपूर होगा। तो आज की इस जासूसी कहानी में हमने कई सुरागों को जोड़ा। हमने भूगोल के दो लेंस, भौतिक और मानव को समझा। हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कहानी देखी और उस टकराव को भी समझा जो इंसान और पर्यावरण के बीच चल रहा है। और आखिर में हमने उन अंदरूनी और बाहरी ताकतों के बारे में जाना जो हमारी धरती को लगातार बना और मिटा रही हैं। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है जो लेक्चर के नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत से जुड़ा है। डिटर्मिनिज्म, ये क्या है? यह एक पुराना भौगोलिक विचार है जो कहता है कि पर्यावरण हमारे स्वभाव और संस्कृति को तय करता है। जैसे यह सिद्धांत कहता है कि पहाड़ों में रहने वाले लोग संघर्षपूर्ण जीवन के कारण साहसी और मजबूत होते हैं, जबकि गर्म इलाकों के लोग आलसी होते हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा सरलीकरण नहीं है? आज के जमाने में जब हम इंटरनेट से जुड़े हैं और एक क्लिक पर दुनिया की किसी भी संस्कृति से जोड़ सकते हैं, तो क्या किसी मुंबई में रहने वाले व्यक्ति का संघर्ष किसी पहाड़ी गांव के व्यक्ति से कम है? बहुत अच्छा पॉइंट है। शायद संघर्ष का रूप बदल गया है। ये मानना कि सिर्फ भूगोल ही सब कुछ तय करता है, आज थोड़ा मुश्किल लगता है। यही तो सवाल है और यही मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। आज की इस डिजिटल और वैश्वीकृत दुनिया में हमारा भौतिक भूगोल वास्तव में हमारी पहचान को कितना प्रभावित करता है? क्या ये अभी भी हमारी नियति तय करता है या अब हम इससे ऊपर उठ चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। ये चर्चा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा दिए गए लेक्चर के अंशों पर आधारित